In progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये वो बुक है जिस बुक को पढ़कर उस बुक में बताई गई सबकॉन्शियस माइंड के उपयोग की जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उसका उपयोग करके दुनिया के लाखों लोगों ने अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल किया है, अपने जीवन की सारी परेशानियों को मिटाया है, नया गोल हासिल किया है, शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में पढ़ते पढ़ते हम ऑलरेडी 12 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, राइट। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो कल के चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हम नींद के द्वारा अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके अपने सारे गोल्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो नींद के चमत्कारों के बारे में कल हमने जाना था। आज हम देखने वाले हैं हमारे जीवन में अगर कोई वैवाहिक समस्या चल रही है, राइट। तो संसार है, जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दोनों के जो विचार हैं, दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा अलग ही रहते हैं क्योंकि सबका माइंड अलग है, राइट। सबके परसेप्शन अलग होते हैं जिसके कारण मैरिड लाइफ में कई बार तनाव आ जाता है और ये मतभेद कई बार मनभेद तक चला जाता है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे इन मतभेदों को शुरू से ही, जैसे ही शुरू होता है वहीं पे स्टॉप करके उसे वहीं पे खत्म कर दिया जाए ताकि वो मनभेद तक न पहुंचे और ये रिश्ता खराब होने से या फिर टूटने से बच जाए। तो अगर अभी आपके जीवन में कुछ वैवाहिक समस्याएं चल रही हैं तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के सेशन को आप सभी लोग पूरा अटेंड कीजिएगा। इस वीडियो को जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं मैं इंसिस्ट करूंगी कि एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे बुक रीडिंग सेशन में लाइव आना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो मिरेकल मॉर्निंग क्लब का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आज भी कुछ नए दोस्त जुड़े हैं, राइट। तो उन सभी दोस्तों का दिल से वेलकम है। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले कल के सेशन में हमने जो सीखा था उसका हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो कितने लोग अपने वैवाहिक जीवन को हार्मोनियस बनाना चाहते हैं, कितने लोग अपने रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को एक अपनी एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें आर, ताकि आज रिलेशनशिप के ऊपर बहुत गहराई से काम होने वाला है, राइट। तो सभी लोग टाइप करें आर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, और हो सके तो आप अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं किन से बात कर रही हूँ, राइट। हमें भी अच्छा लगता है जब वीडियोस ओपन होते हैं, राइट। अगर सारी खिड़कियां बंद है और मैं अपने घर में बैठकर बोले जा रही हूँ तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो हो सके तो अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए। यस, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। चैट बॉक्स में सबके आर आर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। यस, तो कल के सेशन में हमने नींद के चमत्कारों का अभ्यास किया था। तो आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट समरी ले लेते हैं। तो अगर आप चिंतित हो कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को ये सटीक समय बता दें जब आप उठना चाहते हो। ये आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली अलाइन है डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ। तो उसे तुरंत उसे पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए,
राइट? तो वो ठीक उसी समय पर आपको जगा देगा, राइट? मैं विदाउट अलार्म उठ जाती हूँ। हमेशा ऐसा होता है मेरे उठने के 5 मिनट बाद वो अलार्म बजता है, राइट? क्योंकि आदत सी हो गई है। तो सभी समस्याओं के लिए भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, राइट? आपका अवचेतन कभी नहीं सोता है, वो रात को भी जागता रहता है, चौबीसों घंटे काम करता है। ये आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है, राइट? रात को भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम काम करती रहती है, खाना पचता रहता है, हम सांसें लेते रहते हैं, राइट? खून बहता रहता है, यस? तो सारी चीजें चलती रहती है, हम सो गए हैं फिर भी, राइट? तो उसका कंट्रोल किसके पास है? अवचेतन मन के पास, राइट? तो अगर साउंड स्लीप चाहिए तो क्या करें? खुद को और बाकी सबको माफ करके सोएं। सारे जो दिन भर में जो भी आपका ऊपर-नीचे कुछ भी हुआ है, तो हर वो इंसिडेंट के लिए खुद को भी क्षमा कर दें और दूसरों को भी क्षमा करें, राइट? तो ये करने से क्या होगा? सोने से पहले और जागने के ठीक बाद ये उपचार अगर इसके साथ किया, साथ में ग्रैटिट्यूड भी कर लिया, तो आपके सारे समस्याओं के रिज़ॉल्यूशन तेज़ होंगे। ज़्यादा तेज़ी से आपको वहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा, राइट? तो सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताज़गी महसूस करते हैं, राइट? रात को तो हम टायर्ड सोए थे, लेकिन मॉर्निंग में हम फ्रेश उठते हैं। राइट? तो क्यों सारी चीज़ें सबकॉन्शियस ने रात में रिज़ॉल्व कर दी, राइट? तो जब आप दिन भर की चिंता और संघर्ष के कारण कष्ट में हो, तो अपने दिमाग को शांत कर लें और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें, जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए अनिवार्य है। कम से कम हमें 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, राइट? नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियाँ हो सकती है, राइट? तो इसीलिए 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। तो चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले ही आती है, राइट? तो नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। तो अगर नर्वस ब्रेकडाउन से बचना चाहते हो, खुश और स्फूर्तिमय उत्साहपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, तो आप साउंड स्लीप ज़रूर लें। क्योंकि आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए वो कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। इसीलिए कल के सेशन में मैंने बताया था कि अगर कहीं बाहरगाँव जाने के लिए आप कोई कार या फिर कोई कोई भी व्हीकल अगर आप हायर कर रहे हो, तो पहले ये क्लियर कर लें, कन्फर्म कर लें कि ड्राइवर जो है उसने अपनी नींद ठीक से पूरी कर ली है, राइट? अपनी फैमिली को और खुद को जोखिम में न डालें, राइट? क्योंकि कार चलाते समय सो जाने वाले लोग जो हैं, उन्हीं से एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट? ज़्यादातर एक्सीडेंट्स अर्ली मॉर्निंग में ही होते हैं, जिसका कारण ये है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी। तो नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त भी कमजोर होती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है क्योंकि वो चकराए हुए दुविधाग्रस्त और एकाग्रता रहित होते हैं, राइट? तो अगर फोकस करना है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो अच्छी नींद लें। नींद सलाह लाती है, सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें, जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें, ये जान लें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कभी-कभार आपका अवचेतन मन रात के किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह की पूर्व चेतावनी मिल सकती है, जैसे इस पुस्तक के लेखक को मिली थी, राइट? क्या मिला था? उसके लिए कल के सेशन को यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए, आपका भविष्य अभी आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। ये दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और ये भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा और आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा, राइट? तो डिजर्विंग माइंडसेट में आ जाओ। आई डिजर्व बेस्ट, इस वाले मोड में रहना है,
तो अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हो या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हो, तो अपने अवचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपका मार्गदर्शन व निर्देशन कर रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे। राइट, वहां पर मैंने मेरा खुद का भी एग्जाम्पल दिया था कि मेरी गोल्ड की चेन जब खो गई थी तो मैंने कैसे अवचेतन मन को आदेश दिया और उसने सपने में मुझे बताया कि भाई अपने डबल बेड को हटाओ, पीछे पड़ी है। पूरा वो मुझे सपने में दिखाया था। राइट, तो इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करता रहता है। राइट, तो ये थी कल के सेशन की समरी। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। चलिए, तो कितने लोग रेडी हैं अपने वैवाहिक जीवन को हार्मोनियस बनाने के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। रेडी हो सभी लोग? राइट, अपने जीवन साथी के साथ अपना संबंध नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं? राइट, एक्साइटेड है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं, सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरह से ना समझ पाने के कारण पैदा होती है। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग करें, तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाएगा। और अगर एक साथ प्रार्थना करेंगे, तो एक साथ बने भी रहेंगे। इसको अंडरलाइन करो। राइट, एक व्यक्ति करेगा, उसका भी इम्पैक्ट तो आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोनों एक साथ अगर ये इंटेंशन रख के प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है, जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वहां पर हम हार्मनी लाना चाहते हैं। हम एक हमारे रिश्ते को प्रेमपूर्ण बनाना चाहते हैं। अगर इस इंटेंशन के साथ दोनों ही एक साथ ये प्रोसेस करते हैं, तो फिर मिरेकल हो जाता है। राइट, तो दोनों साथ में करें तो फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। राइट, क्योंकि सभी लोग शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। यस और नो? राइट, तो देवी आदर्शों का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है तथा दो व्यक्तियों को एक कर देता है। राइट, तो कैसे करना है? तो दोनों को अपने एक दूसरे के परसेप्शन को उनके माइंडसेट से समझने की कोशिश करनी कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो सोच है, वो ये क्या हो सकती है और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। राइट, अगर इस तरीके से सोचने की कोशिश की, राइट, तो ज्यादातर केसेस में आपके बीच मन मुटाव होगा ही नहीं। राइट, और शादी के 5 साल हो जाने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि आप पूरी तरह से एक दूसरे को पहचान चुके होते हैं। राइट, और अगर 20-25 साल हो चुके हैं शादी को, तो फिर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखकर ही पता चल जाता है कि मेरे जीवन साथी के मन में क्या चल रहा है। राइट, इतना हम एक दूसरे को जान लेते हैं, एनर्जी लेवल पर इतना अलाइनमेंट आ जाता है। राइट, तो अगर अभी वो डिसअलाइनमेंट चल रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो इसको ठीक कर लें अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करके। क्या करना है? राइट, तो तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। किसी बहुत बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पहली बात तो यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों? राइट, तो शुरुआत कहाँ से होगी कि राइट माइंडसेट वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करना। राइट, तभी हम उसके साथ एक हार्मोनियस मैरिड लाइफ जी पाएंगे। यस और नो? तो शादी से पहले ही अपने माइंडसेट को ठीक करना है। राइट, तो जो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, अपने जीवन साथी को या फिर सही पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन पर भी ये लागू होता है। तो शादी से पहले ही अगर क्लैरिटी रखनी है कि कैसे आप अपना मैरिड लाइफ जिएंगे, किस तरह के गुणों वाले पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर
आप वैसे ही व्यक्ति के साथ अपना जीवन आगे जाके बिताएँगे, क्योंकि उसी व्यक्ति को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के असली कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुँच जाएँ, राइट? तो क्या करेंगे पहले? मामले की जड़ तक, यानी प्रॉब्लम के रूट कॉज़ को हम पहले ढूँढेंगे। वैवाहिक दुख, विवाद, अलगाव और तलाक की समस्याएँ महिला और पुरुषों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। इनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ये समस्याएँ उनके चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी संबंध की नासमझी से पैदा होती। तो करना क्या है? इस नासमझ को समझदारी में कन्वर्ट करना है, राइट? तो कैसे होगा ये? आइए समझते हैं। पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली मैरिज का अर्थ क्या है? शादी का अर्थ क्या है? वैसा ही अर्थ। इसको समझ लेते हैं पहले, राइट? तो वास्तविक बनने के लिए हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होना चाहिए। यह दिल से होना चाहिए, क्योंकि दिल में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे, तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है, और इस तरह का विवाह मजाक, धोखा और नाटक है, राइट? तो अ, हमारे वैदिक गर्भ विज्ञान में भी ये बताया गया है। गर्भ संस्कार कोच हूँ मैं, तो वहां पर गर्भ संस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पात्र पसंदगी से होती है गर्भ संस्कार की शुरुआत। क्योंकि अगर राइट माइंडसेट वाला पति या पत्नी को आपने अट्रैक्ट नहीं किया, तो वहां पर आप लोगों के साथ एक दूसरे के लिए वो अलाइनमेंट आएगा ही नहीं एनर्जी का। वो प्यार, वो गहनता, एक दूसरे के साथ जो इंटीमेसी होनी चाहिए, राइट? गहराई से जो भाव होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जो स्वीकार भाव होना चाहिए, वो स्वीकार भाव आएगा ही नहीं, राइट? तो यहाँ पर शादी करने के लिए आपका इंटेंशन क्या है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने दहेज के लिए शादी की है, तो फिर ये सौदा हो गया है भाई। वहां पर सिर्फ पैसा ही केंद्र में रहेगा, फिर वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिश्ते की जड़ जो है वही कमजोर है। जो रिश्ता प्यार के अलावा या फिर पॉजिटिव थिंग्स जो है, यहाँ पर जो लेखक ने बताया है कि ईमानदारी है, सद्भाव है, दयालुता है, सच्चाई है, ट्रांसपेरेंसी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति स्वीकार भाव है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना है। ये सारी बातें अगर मिसिंग है और सिर्फ मुझे अच्छा दहेज मिल रहा है इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ, तो ये विवाह में कभी भी वो अच्छी बात या फिर वो हाइट नहीं रहेगी, राइट? ये रिश्ता कभी भी एक लेवल पर पहुंच नहीं जा पाएगा, जहां पर पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ही डीप हार्टेड फीलिंग हो एक रूप होने की, क्योंकि ये दोनों कभी एक रूप हो ही नहीं पाएंगे, राइट? तो अगर कोई औरत कहती है मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूँ, राइट? तो लड़कियां अगर सिर्फ पैसे वाला लड़का ढूंढ रही है, लड़का कैसा भी हो चलेगा, बस उसके पास पैसा होना चाहिए, तो शादी का मूल आधार ही गलत है, राइट? तो ये नियम दोनों के ऊपर लागू पड़ता है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के ऊपर, दोनों के सामने। अगर आप शादी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? उसका आधार क्या है? उसकी स्पष्टता आपके सबकॉन्शियस में होनी चाहिए। अगर उसका आधार प्रेम नहीं है, अगर उसका आधार सद्भाव नहीं है, अगर उसका आधार ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कई लोग झूठ बोलकर शादी करते हैं, राइट?
अच्छी लड़की मिल रही है तो उसको गलत बता दिया उसका सैलरी, तो झूठ बोल के शादी करते हैं। कई बार कुछ लड़कियां ऐसे शादी करती है जहां पर उसको कोई प्रॉब्लम है, राइट? फैमिली में कोई डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, उसको छुपा लेते हैं। शादी के बाद पता चलता है, फिर अविश्वास आ जाता है, और अविश्वास एक बार आ गया ना किसी भी रिश्ते में, फिर तो नींव ही कमजोर हो जाएगी। फिर वो रिश्ता फिर पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अविश्वास आ गया, ट्रस्ट ही नहीं है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर स्वीकार भाव भी नहीं आएगा। अगर पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी, फिर अगर झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के शादी की है, छुपाया है, और बाद में पता चला, तो वो जो पड़ गया मन में, वो डंक पड़ गया, आपको लगता है वो निकलेगा? और उस डंक के साथ वो जो कांटा पड़ गया है मन में, उस कांटे के साथ हार्मोनियस मैरिड लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? राइट? तो आप जैसे हो वैसे ही रहें। अगर आप जैसे हैं वैसे ही अगर आपको सामने वाली व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो कृपया उससे बचो, उससे शादी ही मत करो। मैं ऐसी ही हूँ, या और मैं ऐसा ही हूँ, राइट? कई लोग भाड़े के घर में रहते हैं लेकिन ये बता देते हैं कि ये मेरा अपना घर है। कुछ भी बोलो, अगर गलत बोल के शादी कर रहे हो ना, तो ये धोखा होगा। झूठ, धोखा, बेईमानी के नींव पर क्या कोई भी विवाह टिक सकता है? अगर आपने भी शादी की है, उस वक्त अगर आपके मन में भी प्रेम या सद्भाव नहीं था, इसलिए शादी कर ली क्योंकि लड़का दिखने में अच्छा है, ठीक ठाक कमा लेता है, या फिर इसलिए शादी कर ली क्योंकि लड़की भी कमा रही है, उसकी अच्छी जॉब है, मेरी आधी जिम्मेदारी वो उठा लेगी, राइट? या फिर मुझे इसलिए शादी करनी है क्योंकि मेरे घर में बीमार माँ बाप है, उसकी सेवा करने के लिए कोई चाहिए। तो सेवा करने के लिए नर्स चाहिए होती है, पत्नी नहीं चाहिए होती है। परसेप्शन को ठीक करो। जो पुरानी गलत मान्यताएं है ना, बहुओं को सेवाएं करनी चाहिए, हाँ उसकी फर्ज है, उसका फर्ज है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना उसका फर्ज है, लेकिन मेन इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए। मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए? मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूं या चाहती हूं जिसके साथ मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, जिसके साथ मिलकर मैं अपना पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकूं। हम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, हम दोनों एक दूसरे के जीवन में आने वाली मुश्किलों में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे की प्रतिभाओं को जाने पहचाने, उन प्रतिभाओं को निखारने में अपना योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों साथ मिलकर एक ऐसी नई जनरेशन का निर्माण करें जो आगे जाकर पूरे विश्व में सामंजस्य, शांति और सद्भाव का बढ़ावा करें। एक ऐसी संतान जो सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, मेरे देश का और पूरे विश्व का नाम रोशन करे। ये इंटेंशन होना चाहिए, राइट? तो इंटेंशन मैटर्स। अगर इंटेंशन ही गलत है, मतलब शादी करने के टाइम नींव ही गलत पड़ी हुई है, क्यों शादी कर रहे हो?
फिर एक बार यहाँ पर आ गया, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप शादी क्यों कर रहे हो। अब शादी की उम्र हो रही है, माँ बाप शादी करा रहे हैं, इसीलिए मैं शादी कर रही हूँ, ये कोई कारण नहीं हुआ। आपके पास ठोस कारण होना चाहिए। अगर ठोस कारण नहीं होगा तो आपकी शादी भी ठोस नहीं रहेगी। लिख लो इसको। और आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। यहाँ पर ज्यादातर लोग मैरिड ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब आप बोलेंगे कि मैम अब तो हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अब क्या करें। अपने इंटेंशन को तो चेंज कर सकते हैं ना। जब शादी हुई थी उस वक्त इंटेंशन भले ही अलग था, लेकिन अब इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए, इस रिश्ते में अभी जो गड़बड़ चल रही है उसे ठीक करने के लिए अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपके हाथ में है कि नहीं है। यस और नो। तो सबसे पहले मैं ये रिश्ता क्यों ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने वैवाहिक जीवन को क्यों हार्मोनियस बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसकी क्लैरिटी लेकर आए। और वहां पर बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल इंटेंशन होना चाहिए। ये इंटेंशन होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, राइट। और दोनों अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो जल्दी सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो करियर में हो या फिर किसी और मैटर में, राइट। समझ में आ रहा है सभी को। अगर समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, चैट बॉक्स में टाइप करो यू, फिर आगे बढ़े हम। यस, वेरी गुड, राइट। तो सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पैसेदार लड़के से शादी कर ली, ये नहीं होना चाहिए। तुम खुद कैपेबल बनो ना, अपने दम पर खड़ी रहो, किसने रोका है तुम्हें, राइट। तो अगर कोई महिला या पुरुष इस पुस्तक के अध्यायों में बताई गई टेक्निकों पर अमल करें तो उसे दौलत या सेहत की कभी कमी होगी ही नहीं। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लो, जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठी हुई है और जितनी भी लेडीज इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रही है, अभी के अभी अपनी जर्नल में लिखो कि मैं, मेरी हेल्थ, मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरी इंस्पिरेशन, गाइडेंस, प्यार, दौलत, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सुख या किसी और भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज के लिए अपने पति पर डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं खुद इतनी पावरफुल हूं कि मैं खुद इसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। वो पावर मेरे अंदर है। वो स्किल्स अगर मेरे पास नहीं है तो स्किल्स तो आप हासिल कर सकते हो ना, स्किल को सीखा जा सकता है। अगर पैसा कमाने की स्किल नहीं है और आप पैसा कमाना चाहती है, हाउसवाइफ है अभी, तो कोई भी स्किल सीख सकते हो ना, राइट। कोई भी हाउसवाइफ है, अगर घर बैठे कुछ कमाना चाहती है तो पहले आपके भीतर क्या स्किल्स पड़ी हुई है, उन स्किल्स को पहचाने। अगर आपको स्टिचिंग आता है तो आप घर बैठे सिलाई का काम कर सकती हैं। अगर आपको पढ़ाने का हुनर है, अच्छे से पढ़ा सकती है बच्चों को, तो आसपास आपके फ्लैट में या आपकी सोसाइटी में बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को ट्यूशंस दे सकती हैं, कर सकती हैं ऐसा। अगर आपके अंदर ऐसी स्किल है
कि आप ब्यूटी को निखार सकती हैं। तो एक छोटा-सा ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकती हैं अपने घर में, राइट? मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और वहाँ पर ज़्यादातर मैं लेडीज़ को ही अप्रोच करती हूँ, खासकर उन हाउसवाइफ्स को, जिनके पास ये कोई भी स्किल नहीं है। ना उसको पढ़ाना आता है, ना उसको सिलाई काम आती है, ना कोई और काम आता है। मैं बोलती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग सीख लो, आप उसमें से लाखों रुपए कमा सकते हो, घर बैठे, राइट? अभी तो आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो। कई सारे ऐसे ऐप हैं, जहाँ से आप अपना एफिलिएट लिंक क्रिएट करके, अपनी विश लिंक क्रिएट करके उसको शेयर कर करके वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐसे भी पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने के लिए अपने पति पर डिपेंडेंट क्यों हो आप? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहती ही नहीं है अपने दम पर। आपके मन में ये पड़ा हुआ है कि मेरा पति ही पैसा कमा के लाएगा और उसके पैसों पर मैं जलसा करूँगी। ये कभी भी मत करना। एटलीस्ट इतना कमाते रहना कि आप अपने पर्सनल खर्चे खुद उठा सको। और अगर उससे ज़्यादा कमा लिया, दोनों पति-पत्नी ने मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली, तो वो तो एक अलग लेवल हो जाए। लेकिन इसकी शुरुआत तो करो। महीने के 5,000 रुपए कमाने का इंटेंशन तो रखो। देखो जहाँ चाह है ना वहाँ राह है। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ कमाने जाऊँ? हमारे घर में तो बहुओं को बाहर नौकरी करने जाने की छूट नहीं है, परमिशन नहीं है। मैं कैसे कमाऊँ? घर बैठे कमाओ, इतने सारे तरीके हैं। एक्सक्यूज़ मत दो अपने आप को। अगर ठान लिया पैसे कमाने हैं तो कैसे भी करके कमा सकते हो। बाकी सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ हैं, एक्सक्यूज़ और कुछ नहीं, राइट? और अपनी बेटियों को पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना सिखाओ, फिर शादियाँ करो उनकी। अपने दम पर खड़ा रहना सिखाओ, ताकि उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि जब कमाने लगते हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही देता है आपका। मैं अपने दम पर अपना जीवन जी सकती हूँ, ये बात उसके अंदर कितना गहरा आत्मविश्वास पैदा करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। और ये आत्मविश्वास होने के कारण आगे चलकर उसको कोई भी दबा नहीं पाएगा, उसके साथ कोई प्रताड़ित उसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दबकर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो दूसरों को दबाए, नहीं, वो कमा रही है, तो वो घर में रौब जमाएगी ऐसा नहीं है। कमाना इसलिए है, ताकि आपका आत्मसम्मान बना रहे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर कोई आकर घाव ना लगा दे। कोई कुछ भी आकर बोल जाता है हाउसवाइफ को, फिर बेडरूम के कोने में बैठकर रोती रहती है, अपने नसीब को कोसती रहती है। क्यों कोसना? अपने आप को उजागर करो, अपनी प्रतिभाओं को बाहर निकालो। सोचो कि पैसा कमाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी सोच का दायरा बदलो, परसेप्शन चेंज करो अपने, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान दो। और एक बात बताऊँ, वो सारे घर जहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारी बहू-बेटियाँ कमाती नहीं है, वहाँ पर अगर वो बहू और बेटी कमाने लगती है ना, तो घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते भाई? सबको अच्छे लगते हैं। तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी कमाना शुरू करो, कि कल को
अगर सच में आपके साथ नार्सिसिस्ट व्यवहार हो रहा है, आपको दबा के रखा जा रहा है, आपके साथ इमोशनल या फिर फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है, तो वहां पर आपको मजबूरी में वो रिश्ता निभाने की जरूरत ना पड़े। अब्यूज को कभी भी सहन मत करना। अगर एक बार सहन कर लिया ना, जीवन भर आप प्रताड़ित ही रहोगे, विक्टिम ही रहोगे आप। विक्टिम नहीं, माइंडसेट में नहीं रहना है। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल विनर माइंडसेट में आ जाओ। अपने पावर को जगाओ। राइट। पहले खुद तो रिस्पेक्ट करना शुरू करो। सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, सेल्फ लव ही नहीं है, उसकी शुरुआत सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट से होगी। आपको एक बात याद रखिए, हम डे वन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ना, तो पहले सेल्फ एनालिसिस करो। क्या आप खुद खुद की रिस्पेक्ट करते हो? अगर आप खुद को ही नीचा समझ रहे हो, खुद के लिए आदर भाव नहीं है, आत्मसम्मान की फीलिंग ही नहीं है, तो आप रेडिएट क्या कर रहे हो यूनिवर्स में? लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग। फिर वही वाइब्रेशन से मैच करती हुई परिस्थितियां आपके जीवन में आप अट्रैक्ट करोगे। फिर आपके जीवन साथी भी आपको डांटेंगे, आपका अपमान कर देंगे, और उनको देखकर आपके बच्चे भी, मम्मी को कुछ पता नहीं चलता, तुम चुप बैठो मम्मी, तुम्हें कोई पता नहीं चलता है, बच्चे भी आपका इंसल्ट कर देंगे। और वो तो आपको बहुत दुखेगा। इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, कोई कोई दो प्यार भरे शब्द भी नहीं कहता, एप्रिसिएट करने की बात तो दूर की है, मेरे हर काम में नुक्स निकाला जाता है, ताने मिलते हैं। याद रखिएगा, ये सारी परिस्थितियों का निर्माण आपने खुद किया है, आपने अट्रैक्ट किया है, आप जिम्मेदार हो। जिस दिन इस चीज को समझ लिया, अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लिया, अपने सेल्फ एस्टीम को जगा लिया, सही माइंडसेट में आ गए, सही फ्रीक्वेंसी में आ गए, सही विचारों की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर दिया, फिर देखना अपने आप सारी परिस्थितियां ठीक होने लगेगी। फिर कोई आपका इंसल्ट नहीं कर पाएगा, सारे लोग आपकी कदर करने लगेंगे। तो पहले सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट पे आओ। फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस पर ध्यान दो। उसके लिए मेरे अंदर क्या स्किल्स पड़ी है ये देखो, एनालिसिस करो। ये जो मैं बोलती जा रही हूँ ना, उसके नोट्स बनाते जाइएगा आप। क्या स्किल पड़ी है, ढूंढो उसको। क्या मैं स्टिचिंग कर सकती हूँ? क्या मैं ट्यूशन कर सकती हूँ? क्या मैं ऑनलाइन सेलिंग कर सकती हूँ? या फिर कोई नई, अगर कुछ भी नहीं है, क्या मैं नई स्किल सीख सकती हूँ? सीख लो ना। सीख लो मेरे पास आकर टैरो कार्ड रीडिंग, फिर कमाओ घर बैठे। सीख लो मेरे पास आकर रैकी, या फिर कोई और स्किल भी सीख सकते हो आप। राइट। डॉली जैन को कौन जानता है? डॉली जैन, बहुत उसकी वीडियोस वायरल हैं। वो भी सिंपल हाउसवाइफ थी और उनके घर में भी यही था, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती है, लेकिन डॉली जैन को कुछ करना था, और आज वो करोड़ों रुपए कमाती है। कैसे? सिर्फ साड़ी कैसे पहनी जाती है, साड़ी ड्रेपिंग, उससे वो करोड़ों रुपए कमा रही है, लाखों नहीं करोड़ों। सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मिल जाएगी डॉली जैन। एक हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है। उसने सोचा मुझे अच्छी साड़ी पहनाना आता है, बस मैं यही सिखाऊंगी लोगों को। अच्छा खाना बनाना आता है आपको? कुकिंग क्लास शुरू करो। यूट्यूब पर चैनल बनाओ अपनी कुकिंग की, वहां पे वीडियोस डालना शुरू कर दो। वहां से ऑर्डर आना शुरू हो जाए तो केक के,
केक, सिर्फ एक केक बनाना, बस कोई एक आइटम पे आ जाओ। आपको लगता है मैं केक बहुत अच्छी बनाती हूँ, सिर्फ उसके वीडियो बना के डालो। और केक मेकिंग मैं सिखाऊंगी ऑनलाइन सब, या फिर ऑफलाइन, जो भी कन्वीनियंट हो आपको। तो भाई अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके हाथ में है। तो इतना सारा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी भी ज्यादातर महिलाएं फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने घर वालों पर। इस डिपेंडेंसी से मैं चाहती हूँ कि बाहर आए वो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाने, सेल्फ एस्टीम को ऊपर लेकर आए। राइट? चलिए, क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, फिर हम आगे बढ़े। और जो भी पुरुष अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी उन लोगों को बताना चाहूंगी कि आप अपनी घर की महिलाओं का सम्मान करें, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान करें, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अपना योगदान दें, उनको सपोर्ट करें, वहां पर मॉरल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें कि मैं हूं तेरे साथ, चल दोनों मिलकर कुछ करते हैं। अगर वो कमाएगी तो फाइनेंशियल स्थिति, आपकी परिस्थिति आप ही के घर की सुधरने वाली है ना अल्टीमेटली। तो क्यों ऐसी लिमिटिंग बिलीफ पाल रखी है कि हमारे घर की बहू बेटियां कमाने नहीं जाती? प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं तो बोलती हूँ नहीं कमाती है उसमें बेइज्जती है, कमाती है तो उसको इज्जत मिलती है समाज में। फिर प्राउड से कहते हैं ना, मेरी बहू तो इस कंपनी में जॉब करती है। कोई प्राउड से ये कहता है मेरी बहू हाउसवाइफ है? किसी सास को सुना आपने प्राउड से कहते हुए मेरी बहू हाउसवाइफ है? लेकिन जॉब करती है तो सबको बताएगी। तो आत्मसम्मान कहाँ है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है। राइट? चलिए, तो ये बात समझ ले कि आपको सुरक्षा और मानसिक शांति अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सर्जनात्मक प्रयोग से ही मिलेगी। और उसके लिए क्या करेंगे, अफर्मेशन क्या देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी। मैं जानती हूँ कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी और किसी पुरुष को आकर्षित करती हूँ। मैं उसे आकर्षित करती हूँ जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूँ। वह मुझे बदलकर नया बनाना नहीं चाहता है, ना ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हम दोनों जैसे हैं वैसे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और इसीलिए हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। इजंट इट ब्यूटीफुल? अगर ये अफर्मेशन आपकी बेटी अगर शादी लायक हो गई है ना, उसको सिखा दो ताकि वो सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। राइट? आप खुद अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हो तो वहां पर ये मत देखो उसका घर कैसा है, वो कितना कमाता है, वो आदमी कैसा है, ये देखो पहले। उसका स्वभाव कैसा है ये देखो। वो अपने घर की बहन को, बुआ को, माँ को सम्मान देता है कि नहीं, वो उसके व्यवहार से देखो। क्योंकि वो जो व्यवहार अपनी बहन, बुआ और माँ के साथ करेगा ना, वैसा ही व्यवहार वो अपनी पत्नी के साथ करेगा। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऐसी ही है। कैसी है वो देखो। तो सिर्फ बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी नौकरी देखकर बेटियों की शादी करना बंद कर दो भाई। अगर कैपेबल होगा ना तो वो शून्य से शिखर तक जाएगा।
तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि नहीं, वो चेक कर लो आप। वो देखना है। पैसे कमाने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सिर्फ प्यार से जीवन नहीं चलता, वो सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही चलता है। बहुत बड़ा मीथ है वो। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका अर्थ ये है कि जब गरीबी दरवाजे पर आती है तो प्यार खिड़की से गायब हो जाता है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसों को ही देखना है शादी करते वक्त, ये गलत है इंटेंशन। शादी करते वक्त दोनों के विचार क्या है और अलग-अलग सब्जेक्ट पर वो दोनों क्या विचार रखते हैं, वो चर्चा अगर वो करें, तो बहुत ही क्लियर होगा उसका माइंडसेट कैसा है, राइट? ये तो देख लेते हैं हम कि उसके शौक कैसे हैं, उसको घूमने-फिरने का शौक है कि नहीं, उसको खाने-पीने का, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने का, फ़िल्में देखने का शौक है कि नहीं, ये तो देख लेते हैं। लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि क्या उसके अंदर वो संस्कार है कि वो अपनी पत्नी की प्रतिभा को निखारने के लिए उसको सपोर्ट करे, वो खुद उसे बोले कि तुम कुछ करो चलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। उसको आगे बढ़ाने में मदद करूँ करने में वो उत्सुक है कि नहीं? उसके बिलीव्स क्या है? ये चेक करो भाई, अपनी बेटी को देने से पहले। बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी। पैसा, घर, गाड़ी, नौकरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेकेंडरी है, फर्स्ट ये है, राइट? आगे बढ़ें? चलिए, तो अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी, राइट? मेरे पास कॉलेज के लड़के लड़कियां आते हैं कभी कभी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे मैम बताओ कि क्या मुझे इसे शादी करनी चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग करके दो। तो मैं उनको टैरो रीडिंग तो करके देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनका माइंडसेट चेक करती हूँ कि एग्जैक्टली शादी करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या है। तो वहां पर टैरो रीडिंग से भी ज्यादा काउंसलिंग होता है मेरा कि राइट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो भाई। सिर्फ इसलिए तुम उसकी तरफ आकर्षित हुई हो क्योंकि वो ऑडी लेकर कॉलेज आ रहा है और बाकी सारी बदियां हैं उसके अंदर, वो दूसरी लड़कियों की तरफ गलत निगाह से देख रहा है। एक साथ चार चार लड़कियों के साथ उसके संबंध है, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सिर्फ पैसे वाला है इसलिए। और ऑडी भी लेके आ रहा है तो बाप के पैसों से खरीदी हुई है, उसके खुद के दम पर खरीदी हुई है क्या उसने? अगर खुद के दम पर खरीदी हुई है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके साथ साथ उसको कोई व्यसन है कि नहीं? दारू, सिगारेट, हुक्का वुक्का तो नहीं पीता वो? सैटरडे संडे आए ही नहीं कि चलो दारू पीते हैं करके पार्टी तो नहीं करता वो? गाली गलौज तो नहीं करता? उसके अंदर गुण अवगुण क्या है वो देखो। सबके अंदर गुण होंगे और अवगुण होंगे, लेकिन अगर गुणों का पलड़ा भारी है तो उस पर फोकस करेंगे, अवगुणों के ऊपर बाद में काम करेंगे। हम इंसान हैं, हम हमारे अंदर दोनों ही चीजें हैं, तभी इसलिए हम इंसान हैं। अगर सिर्फ गुण होते तो हम देवता होते। गुण के साथ अवगुण है इसीलिए हम इंसान, राइट?
तो देखना है ये सारी चीजें। तो वहां पर मैं उनको क्लियर करवाती हूँ कि एग्जैक्टली कौन से गुण तुम्हें चाहिए, वो क्लियर कर लो। और यही बात अगर कोई लड़का आता है तो उसके साथ भी मैं यही प्रोसेस करती हूँ कि तुम्हें उस लड़की से शादी क्यों करनी है भाई? सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत है? मैंने कई लड़के देखे हैं सिर्फ खूबसूरती देखकर प्यार में पड़ गए हैं। फिर बाद में पता चला कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है उस लड़की में, सिर्फ दिखती है ऐश्वर्या राय जैसी बस। तो शादी एक अच्छी शादी, सक्सेसफुल शादी चलाने के लिए, देखो सक्सेसफुल शादी भी बहुत वर्थ है, वो बहुत मीठ है। हेल्दी रिलेशनशिप वाली शादी, ये सही शब्द है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग माहौल में पड़े दो लोग मिलकर शादी करते हैं, तो दोनों दोनों को परवरिश अलग मिली है, दोनों के घर में नीति नियम अलग है, दोनों के घर में खाने पीने की तरीके भी अलग हैं, रहन सहन के तरीके अलग हैं। तो दोनों के बीच में मतभेद होना तय है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग कैसे जगाएं? एडजस्टमेंट दोनों को करना है भाई। अभी भी लोग ये बोलते हैं कि बहुओं को ही एडजस्टमेंट करना चाहिए, नहीं, एडजस्टमेंट दोनों की तरफ से होना चाहिए। अगर आपकी बहू आकर बताती है, रियलाइजेशन कराती है कि आपके घर में अब तक ये जो चल रहा था, ये ठीक नहीं है, ये करो, ये ज़्यादा अच्छा है, तो उसके सजेशन को सुनना चाहिए। अच्छी चीज़ों को अमल करने में अपने ईगो को बीच में मत लाओ। नहीं, हमारे घर में ऐसा ही होता है, तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो एडजस्टमेंट दोनों को करना होता है, राइट? थोड़ा तुम लेट गो करो, थोड़ा मैं लेट गो करूँ, थोड़ा मैं समझूँ, थोड़ा तुम समझो, राइट? तभी हार्मनी रहती है रिश्तों में, तभी वो समझ डेवलप होती। और उसके साथ-साथ सबकॉन्शियस के जो नियम है उसको भी समझ लिया, तो फिर वो शादी हमेशा अच्छी चलेगी। रिश्तों में बॉन्डिंग और भी गहरी होगी। अब तक नहीं जानते थे, आज जान लो। तो आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी, जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और परिवर्तनीय प्रवाह के अनुरूप होगा। अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखें। देखो जो देंगे वही लौट के आने वाला है। तो आपको जो चाहिए वो दो, सिंपल। आपको प्रेम, निष्ठा और सपोर्ट चाहिए, तो प्रेम, निष्ठा और सपोर्ट आपको भी देना पड़ेगा सामने वाले को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, राइट? और प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहे, रिसेप्टिव मोड में रहे, जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है, राइट? तो आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें, ये हो गया। उसके बाद लड़के बोलेंगे हमारे लिए क्या है मैम, तो आपके लिए भी है, यहाँ पर लेखक ने दिया है कि आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें भाई। तो अपनी आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए ये सकारात्मक घोषणा करें। चलिए मैं पूरा स्क्रीन पे ला देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा, सामंजस्य होगा। वाओ!
यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवीय प्रेम है। यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तित्व द्वारा काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूं। मैं अब आदेश देता हूं कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने चाहिए नहीं, आदतें और गुण हैं, अब भी हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है। वह सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुश मिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं, जो प्रेम, सत्य और सुंदरता से संबंध रखता है। वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। राइट? इजंट इट ब्यूटीफुल? यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मैं एक ऐसी लड़की को आकर्षित करना चाहता हूँ जो मेरी बीमार माँ की सेवा करे। अगर वो निष्ठावान और वफादार और ईमानदार होगी तो वो अपने आप अपनी सास की सेवा करेगी ही। तो अपने राइट माइंडसेट से आकर्षित करो अपनी पत्नी को। निश्चय करो कि आपको पत्नी चाहिए, नर्स नहीं। राइट? क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। राइट? तो आज के सेशन को हम यहीं सीमित करते हैं। आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का हम कल पढ़ेंगे। कितने लोगों को आज बल्ब ऑन मोमेंट मिले? कितने लोगों को रियलाइजेशन हुआ है आज? क्लैरिटी मिली सभी को? तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और शादी करते वक्त इंटेंशन जो भी था, लेकिन अब अपने इंटेंशन को सुधार लें। ये ना सोचे कि मेरी शादी को तो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। अभी भी पति पत्नी हो ना आप, जी रहे हो ना साथ में। सिर्फ इंटेंशन को चेंज कर लो, बस सारी चीजें चेंज हो जाएगी। राइट? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव भी है, कोई कंफ्यूजन है, वो आप पूछ सकते हैं। और आज के सेशन से आपने क्या टेक अवे लिया, ये भी आप मेरे साथ शेयर करें। कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यस, ओपन कर लो अपने वीडियोस और ऑडियो को अभी। यस, कौन शेयर करेगा? यस सचिन जी बताएं। मैम आपने जो बोला था कि टैरो कार्ड के बारे में, उसके जानकारी चाहिए थी थोड़ा। ठीक है, आप हेलो। मैसेज कीजिएगा पर्सनल में, मेरी टीम आपको सारी जानकारी चलेगा। दे देगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, आज के सेशन का टेक अवे क्या है? समझ में आया? आज कोई नई बात ट्रिगर हुई आपको? ओके, चलिए। और कौन शेयर करेगा? अनिल साल्वी जी कुछ कहेंगे?
यस अनिल जी, अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ओपन कर लीजिए। यस अनिल जी, वेलकम, बस मैम वेलकम बैक। आज थैंक यू मैम। आज के सेशन से बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली है। ये वो जो नहीं निकल रहा इंसान है, अभी नहीं है तो आप कैसे करें? नई शादी करना चाहते हैं उनके बारे में और हमारे जी जीवन के प्रति बहुत नई लर्निंग्स मिली। थैंक यू मैम। जी। थैंक यू सो मच अनिल जी। यस, संतोष जी है यहाँ पर। यस संतोष जी, संतोष जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? या अगर कंफर्टेबल है तो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ही ओपन कर लीजिए। आप खुद कर सकते हो, मैंने अलाउ किया हुआ। ओके, शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। यस बता दूं मैम। यस हमीदा जी बताएं। हाँ, आपके आज के लेसन से बहुत ही अच्छा लर्निंग मिला कि जिनको ऑलरेडी शादी हो गया है उनको कैसे मेंटेन करना है, उसी का लर्निंग मिला। और जिनको नहीं हुआ है तो कमिंग जो हमारी बच्चे हो या रिलेटिव्स हो, किसी का शादी करना है तो उसी को पहले पर्पस वाइज ही करना है। ऐसा नहीं है कि पैसा और ऐसे ही हैंडसम देख के करना है। आपका जो मेन पर्पस है उसी का वाइज करना है। और हमेशा मैन या वुमेन जो भी है सब कुछ अंडरस्टैंडिंग वे एक लाइफ सेटल कर सकता है। जो भी ऊपर नीचे हो सकता है दैट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग से ही सब कम सही समाधान होता है। थैंक यू मैम, नाइस लर्निंग। थैंक यू, बहुत सही कहा आपने। सिर्फ पैसा और रुतबा देकर बेटियों की शादियां ना किया करें। वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस गोपाल जी। आज के न्यूज़पेपर में ये एक न्यूज़ है कि हर युवा, दूसरा युवा बिना बंधन के लिव इन रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस करना चाहता है। दिस इज अ न्यूज़ टुडे मॉर्निंग आई हैव सीन। हम्म और जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या होता है कि जो पढ़ाई है उसमें काफी टाइम निकल जाता है, फिर वो स्पेशलाइजेशन के पीछे भागता है, फिर वो जॉब के पीछे भागता है, फिर वो ग्रोथ के पीछे भागता है। इस प्रोसेस में उसकी काफी सारी जो मैरिजेबल एज का पोर्शन है वो निकल जाता है। और देन देयर इज ए कंपटीशन कि अब मैं तो इस पोजीशन पे हूँ, मेरे मैचिंग पेयर चाहिए, मेरे को मेरे लेवल का बंदा चाहिए, अपने से छोटे से मैं शादी कैसे करूं। तो उस चक्कर में थोड़ा सा टाइम और निकल जाता है। और इसी जद्दोजहद में क्या होता है कि शादी की उम्र ही निकल जाती है और बंदे सोचते हैं कि यार ये तो शायद थोड़ी देर हो गई या गलती हो गई, या फिर दे डू नॉट गेट द प्रॉपर मैच एंड देन देर इज ए डिस्प्यूट, देर आर प्रॉब्लम्स इन द मैरिड लाइफ। तो ये आज का सेशन जो है, अगर वो टाइमली एक्शन लेते हैं और यूज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड द नॉलेज गिवन इन दी, जो एफर्मेशन दिए हैं उसको अगर वो फॉलो करते हैं साथ साथ अपने कैरियर ग्रोथ के साथ, तो शायद वो अपनी लाइफ और अच्छी तरीके से बिता पाएं, शुरू कर पाएं। पहले तो शुरू करेंगे, फिर उसको एक्सपीरियंस करेंगे, फिर अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिएंगे और फिर उसका पूरा आनंद उठा पाएंगे। यही आज का मेरा टेक अवे बिल्कुल, है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर देखिए, आपने आपने जो बात कही ना, वो बहुत बड़ी समस्या है कह सकते हैं। आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन, राइट? तो वहां पर एक राइट माइंडसेट क्रिएट करने की जरूरत है। माइंडसेट क्या चल रहा है कि पहले मैं करियर में सेटल होता हूँ, शादी वादी बाद में होती रहेगी, राइट? और उसी चक्कर में शादी की उम्र निकल जाती है। तो वहां पर वो जो थॉट पड़ा हुआ है, लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है कि मैं मेरी करियर के साथ शादी करूंगा, शादी के साथ करियर दोनों एक साथ मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है। तो मैं ये कहती हूँ, भले ही शादी ना करो लेकिन राइट पार्टनर को तो अट्रैक्ट कर लो, एंगेजमेंट करके तो रखो, फिर करियर में सेटल हो जाने के बाद शादी कर लेना। आप अभी
आप बोल रहे हो कि मैं अभी करियर में फोकस है तो मुझे उसकी तरफ जाना ही नहीं है। ये थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि आपकी उम्र 25-26 साल की हो चुकी है और अभी भी ये सोच रहे हो कि थोड़ा सेटल हो जाने दो, फिर 30 के बाद शादी करूँगा। तो तब तक तो फिर शादी की उम्र निकल ही जाएगी भाई। तो हर काम करने का एक सही समय होता है। जो हमारा वैदिक शास्त्र है, जो वैदिक गर्भ विज्ञान है, वो ये कहता है कि शादी की आदर्श एज जो है, राइट, वो 22 से 25 के बीच की है। और आपका पहला बच्चा 25 से पहले आ जाना चाहिए, ये कहते हैं वो लोग। क्योंकि उस वक़्त फर्टिलिटी जो है वो हाई होती है, पति-पत्नी दोनों की। लेकिन आजकल तो लोग पेरामेनोपॉज़ पीरियड आते हैं तब तक शादी नहीं करते हैं और फिर जाते हैं डॉक्टर के धक्के खाते कि बच्चा नहीं हो रहा अभी। तो वो एक अलग मैटर है वैसे, लेकिन आप अगर अभी जॉब कर रहे हो या फिर करियर में अभी अपना स्ट्रगल कर रहे हो कि सेट हो जाए, लेकिन इसके साथ-साथ पैरेलल एक अच्छे जीवन साथी को अट्रैक्ट कर सकते हो, सही बंदे को या सही बंदी को। फिर दोनों साथ मिलकर पहले अपने करियर को सेटल कर लो, फिर शादी कर लो। अगर 23-24 की उम्र में, 22-23 की उम्र में सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया, फिर करियर में आप सेटल हो गए 25-26 में, तो शादी कर लो ना। फिर इंतज़ार क्यों कर रहे हो कि अभी थोड़ा फाइनेंशियल फ्री हो जाए फिर करें? कि ये तो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो नीड्स है ना, उसका कभी एंड होने वाला नहीं है। पैसे हमेशा कम ही लगेंगे आपको। तो अगर एक स्टेबल करियर हो चुका है आपका, तो राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करके शादी कर लो। और अगर आपको लगता है कि अभी करियर स्टेबल नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करके एंगेजमेंट तो करके रखो। और आज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि शादी करते वक़्त ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। मैं इतना कमाता हूँ, मेरा ये ओहदा है, मैं तो फला कंपनी में सीईओ हूँ, मैनेजर हूँ या फिर एमडी हूँ किसी कंपनी का, तो मुझे तो वैसा ही पोज़ीशन वाला लड़का या लड़की चाहिए। हाँ, ठीक है, प्रेस्टीज के लिए, समाज में दिखाने के लिए वो करो, लेकिन खुद को क्या चाहिए पहले ये देखो, तुम्हें क्या चाहिए? फिर तुम उस सीईओ की कुर्सी से शादी कर रही हो, ना कि उस बंदे से। तो सीईओ की कुर्सी कभी भी छीन सकती है, उसका डिमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन की जगह पे पॉसिबिलिटी है। फिर फिर डिससैटिस्फैक्शन आएगा, क्यों? क्योंकि शादी का इंटेंशन ही गलत था। तो पहले सही इंटेंशन को क्रिएट करो कि एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, राइट? तो अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, अगर बच्चे शादी लायक है तो। ये चीज़ मैंने भी मेरी बेटी को सिखाई थी और मेरी बेटी ने करियर बनाते-बनाते अपने लिए सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया था। 2 साल से उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, इस दिसंबर में उसकी शादी। जब उसने अट्रैक्ट किया था ना, तब दोनों पढ़ रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, इसीलिए मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया क्योंकि फैमिली अच्छी थी, लड़का अच्छा था और लड़के की कैपेबिलिटी पे मुझे भरोसा था कि लड़का कुछ न कुछ तो कर लेगा। आज वो गुजरात हाई कोर्ट में एडवोकेट की तौर पे प्रैक्टिस करता है, राइट? जब मेरी बेटी के साथ उसका रिश्ता बना था, तब वो पढ़ रहे थे, कुछ नहीं कर रहा था वो। फैमिली रिलेशन थे हमारे बरसों से। तो वहाँ पर मैंने कभी भी वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अभी से क्या है,
पढ़ाई पे ध्यान दो, ये चक्कर वक्कर छोड़ो। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार उन चक्करों में पढ़कर लोग अपनी करियर को खराब कर लेते हैं। लेकिन वो मैच्योरिटी होनी चाहिए आपके बच्चों में। और सही असल बात तो ये है कि आजकल के ज्यादातर बच्चों में काफी मैच्योरिटी। हम सब जब 20-22 के थे तब वो मैच्योरिटी नहीं थी जो आजकल के 20-22 साल के बच्चों में है। मैं देख रही हूँ आजकल की जनरेशन में। राइट? वो लोग ऐसे ही भागकर शादियां नहीं कर लेते हैं, बहुत मैच्योरिटी से रिश्ता निभाते हैं। तो पहले तो अपनी परवरिश पे ट्रस्ट करो और उसको सही नॉलेज दे दो। सही पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसके पीछे इंटेंशन क्या होना चाहिए, ये सिखाओ अपने बच्चों को। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे परिवार में इस तरीके की बातें ही नहीं होती। फिर बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से सीख लिया। आपने नहीं सिखाया तो फिर उसने इंटरनेट से सीखा। और इंटरनेट पर तो सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें भी हैं, गलत चीजें हैं। उसने क्या सीखा वो आपको क्या पता? तो सारी अच्छी चीजें सिखाओ ना। कि एक मैच्योर्ड, समझदार, स्किलेबल और संस्कारी लड़का या लड़की मेरा जीवन साथी हो। इसमें सारा कुछ आ गया, जिसके साथ मैं प्रेम, सद्भाव, स्वीकार के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा जीवन बिताऊं। राइट? तो थैंक यू गोपाल जी फॉर योर शेयरिंग। यस, रेणुका जी कुछ कहेंगी आज? मैम, हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज वैवाहिक जीवन का था तो मतलब खुद के टाइम की बातें याद आ जाती है कि अपन ने उस टाइम पे क्या किया था। उस टाइम तो आप मिले ही नहीं। आज का मेरे को टेक अवे यही था कि सच में हमको क्लियर होना चाहिए कि भाई सोसाइटी में जैसे मैरिज इंस्टीट्यूशन में घुसना है इसलिए नहीं शादी करनी। वाई? जैसे ना मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा था कि आपने मुझसे शादी क्यों की। मेरी शादी जो मतलब मैं जयपुर की रहने वाली हूँ राजस्थान में, वो बाड़मेर के है। बिल्कुल बहुत मतलब 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ राजस्थान में बेटी जब जनरली दूर देते नहीं है, तो ऐसे रिश्ता मांगा इन्होंने मेरे मतलब रिलेटिव से कि भाई जब आपस में दूर वाले हम शादी करेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे एक दूसरे के कल्चर को। तो मैंने इनसे ऐसे ही पर्सनली पूछा भाई आपने मुझसे शादी क्यों करी। तो बोले कि मुझे एक अच्छी मतलब ब्रीड चाहिए थी। सोचो, मतलब वो बंदा मुंह पे मुझे बोला। मैंने कहा चलो इसका वाय तो क्लियर था। और सच में मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। और मतलब मुझे मतलब मेरा वाय क्लियर नहीं था पर उनका वाय क्लियर था। तो मतलब सच में वाकई में अगर अपने को वैवाहिक या उसमें हमको होना है तो क्यों करना है और किस लिए करना है। और जैसे आकर्षण का नियम आज आपने बताया ही सही, सही जीवन साथी को आपके पास ले आता है। अब अभी हम अपना टाइम तो रहा नहीं चुनने का, पर जो है नहीं, अभी भी अपना टाइम है ना। मैं अभी अपनी अपनी शादी को निभाने के लिए क्या इंटेंशन रखूं, हाँ हाँ, लिखो। यस मैम, यस मैम, हाँ। और आपने जो अपनी बेटी वाला इंसिडेंट बताया वो तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और मतलब थैंक यू सो बहुत मच। सही है क्योंकि आप एक कि भाई पेरेंटिंग शादी कोच होगी भी हैं। निभाना पड़ेगा ये नहीं है। आप पेरेंटिंग कोच भी है तो नो डाउट आपने उसकी पेरेंटिंग भी बहुत अच्छे से की है मैम। तो वो दिखता है वो चीज उसमें। थैंक यू। वैसे ऐसा नहीं है, मेरे से भी पेरेंटिंग में बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन बाद में उसको सुधारा है मैंने। मैं भी इंसान हूँ। यस मैम। राइट? तो गलतियां हो सकती है, लेकिन उसको सुधारे कैसे, हमें अगर तो उस पर सुधारने फोकस का वो करेंगे तो रहना चीजें अच्छी चाहिए। हो सकती है। हम्म, राइट? और इसीलिए वो माइंडसेट से भी बाहर आना है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है। फिर हम्म। आप कभी अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, ये ईगो है। फिर जैसे मेरे प्रोफेशन वाइज जैसे जब आता है कि आफ्टर मैरिटल जो इश्यूज हो जाते हैं हेल्थ वाइज, हम्म। उसके लिए मुझे आज के सेशन में जो भी आपने पढ़ाया वो हेल्प करेगा। डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको। हाँ मैम, आज का सेशन काफी पावरफुल था मेरे लिए। हाँ, वेरी गुड।
मैं गर्भ संस्कार में भी मेरा हैप्पी मैरिड लाइफ का एक सेशन रहता है। ये दोनों के बीच में सामंजस्य ही नहीं है, तो वो राइट सोल को अट्रैक्ट कैसे करेंगे अपने गर्भ में? आवर्तन कैसे होगा यस मैम। अच्छी आत्मा का? पहले कहते थे ना कि भाई बेबी प्लान करना उस समय की मानसिकता और 9 महीने, मतलब ये सही है। पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले के जमाने में शादी के लिए पहले गर्भाधान का मुहूर्त निकाला जाता था, यस फिर मैम। उसके अकॉर्डिंग शादी की डेट निकाली जाती थी, और फिर हस्बैंड वाइफ दोनों को ऐसी जगह पे भेजा जाता था जहां पर नेचर हो, नेचुरल, ताकि प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सके, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके। तो हनीमून का कॉन्सेप्ट हमारा है, सनातन यस संस्कृति मैम। का, फॉरेन से नहीं आया है। ताकि वहां पर वो दोनों अकेले एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके दोनों को एक दूसरे को समझ सके और एक सही आत्मा को गर्भ में आवर्तन कर सके, उसके लिए ये प्रोसेस की जाती। पूरा गर्भाधान संस्कार है, पूरी 45 दिन की प्रोसेस है वो। राइट? यस मैम। तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अपने इंटेंशन को ठीक कर लो। मेरी भी शादी हुई थी, तब मेरे पापा ने भी गवर्नमेंट जॉब ही देखा था मेरे पति का, ठीक है? तो उसमें उनकी नहीं, भी यहाँ गलती मेरा नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, वो उनके फ्री है। पेरेंट्स ने नहीं सिखाया था, उनमें उनकी भी गलती नहीं। तो हम अपने सही। पेरेंट्स को भी कभी ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन अब हमने तो जान लिया ना। मैं तो मैम सोचती नहीं, जब से आपने बताया ना, जैसे आपने बताया कि बच्चों के लिए ये सोचना है कि मेरे बच्चों के लिए जो बेस्ट है वो उसे मिलेगा, तो मैं मेरे लिए भी यस, सोचती हूँ कि मुझे जो बेस्ट है, मेरे लिए जो बेस्ट है वो मेरे पास अपने आप मुझे मिलेगा। तो हाँ। वो फिर उस भाव में तो रहती हूँ, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहती हूँ, तो मुझे कभी कोई चीज मतलब लगती ही नहीं है कि खराब है। हाँ, तो अभी जो शादी निभा रहे हैं वहां पर इंटेंशन क्लियर करो, क्यों निभा रहे हैं? इसलिए नहीं कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो मैं चली जाती। अगर इस भाव से चला रहे हो तो ये शादी नहीं है, वहां पर कोई हैप्पीनेस नहीं होगी। मैम पर जैसे हम इंटेंशन अपने को लिए तो चेंज कर कर लें, लो पर ना, पार्टनर का पॉजिटिव माइंडसेट माइंडसेट कैसे में आ चेंज जाओ। करें? उसके लिए करना क्या है? अपने वर्तमान रिश्ते के लिए ग्रेटफुल हो जाओ पहले। ग्रेटिट्यूड है से ही शुरू करो, मैं हर सेशन में कहती हूँ। नहीं, जैसे कई बार कहते हैं ना, रिलेशनशिप में चीजें वर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि दो लोग होते हैं उसमें। पर आप जैसे बता रहे हो कि हाँ, वर्तमान रिश्ते के लिए अगर ग्रेटफुल होंगे तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, फिर उनके परसेप्शन भी आपकी, क्योंकि आपके यहाँ आपकी तरफ से ब्लैक बॉल जाना बंद हो गए, आपने अपने परसेप्शन को चेंज कर दिया। तो आप अभी व्हाइट बॉल भेज रहे हो, फिर वहां से कौन से बॉल आएंगे? व्हाइट बॉल आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आपने जो ब्लैक बॉल भेजे हैं उसका उसका अभी आ रहा है ना यूनिवर्स से वापिस। यस। तो डेस्परेट मत हो जाना, सिर्फ पेशेंस रखो, व्हाइट बॉल भेजते रहो। मतलब अपना जो रिश्ता है उसके लिए पॉजिटिव चीजें सोचते रहो, उसके लिए ग्रेटफुल होते रहो, ग्रेटिट्यूड करते रहो। एक दिन आएगा वो ब्लैक बॉल खत्म हो जाएंगे और व्हाइट बॉल वापिस आना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाइट बॉल फेंकना चालू ही रखो पेशेंस के साथ। राइट? राइट मैम। तो अपने माइंडसेट को राइट कर लो अपनी शादी को लेकर। फिर देखो, शादी के 25 साल बाद भी ऐसा लगेगा कि हम अभी अभी शादी हुई है, ऐसा प्यार, ऐसी इंटीमेसी आएगी दोनों के बीच में। और अगर वहां पर अगर कुछ हर्डल आ रहे हैं तो 4-5 दिन की छुट्टी लेकर, सिर्फ पति पत्नी दोनों, बच्चे भी नहीं, पति पत्नी अकेले ही चले जाओ कहीं घूमने, बच्चों को छोड़ दो अपने पेरेंट्स के घर। वेकेशन चल रहा है अभी, 4 दिन घूम के आओ, पति पत्नी दोनों अकेले, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। और उस वक्त दोनों के मोबाइल भी बंद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों गए हो हिल स्टेशन पर और पति अपने मोबाइल में बैठा है, पत्नी अपनी मोबाइल में बैठी है, ये नहीं होना चाहिए। इंटेंशन क्या था कि मैं मेरे पति या फिर मेरे पत्नी के साथ मेरा रिश्ता और भी मजबूत
और भी गहरा, प्रेमपूर्ण, समर्पणपूर्ण बनाओ। तो उसी इंटेंशन पर हमारा आचार, विचार, वाणी, वर्तन और व्यवहार फिर होना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया ही होगा इतने साल की शादी। यस मैम। तो उसी को याद करके ग्रेटफुल रहो और अपने रिश्ते को सुधारो। क्लियर? क्लियर थैंक यू मैम। सो मच रेणुका जी। राइट, थैंक आज यू आपका मैम। सेशन है, ठीक है? हाँ मैम, पर टाइम का भी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर मिलते हैं अभी। सेशन हाँ खत्म होने के बाद 11 बजे मैं कनेक्ट करती हूँ आपको। चलेगा? चलिए। 11 बजे कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है? यस मैम। ओके, तो जी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, पूरा अटेंड करने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वहां पर खुद पहला एक्शन लेने के लिए, राइट? चाहे मेरा पति या पत्नी ये सेशन में आए ही नहीं आए, मैं तो शुरुआत करूं। तो आपने ये पहल की है, तो उसके लिए अप्रिसिएशन बनता है। आप सभी के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि पहला कदम आपने उठाया है, राइट? तो थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग आ जाए तो इसका वीडियो फिर अपने जीवन साथी को शेयर कर देना, वो भी देख लेगा या देख लेगी, वो भी आ जाएगी राइट माइंडसेट में। फिर दोनों आगे बढ़ो अपने जीवन में, राइट? तो आप दोनों के रिश्ते बहुत ही मधुर रहें, उसमें सामंजस्यता और भी बढ़े, उसमें और भी प्यार गहरा हो, और भी समर्पण बढ़े, और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आप दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील बने। आपके जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य का हमेशा प्रवाह बहता रहे, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ और इस सेशन को एंड करती हूँ। इसी सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कल सुबह, ठीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय। आप लोगों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद।